बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में जारी सियासी सरगर्मी की। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने पर अब सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस पार्टी की 2020 वाली वो सरकार जो अचानक से 17 महीने के अंदर ही गिर गई और कैसे 17 दिनों के अंदर पूरी पटकथा लिखी गई और उसके बाद सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार ऑपरेशन लोटस को ठहराया गया, बताया गया कि कैसे बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए सरकार को गिरा दिया। लेकिन अब उस पर कांग्रेस के ही दो वरिष्ठ नेता आपस में आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। सिंधिया को लेकर अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ आमने सामने हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर कमलनाथ ने भी पोस्ट किया है। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को नसीहत दी है, कहा पुरानी बातें उखाड़ने का मतलब नहीं। सिंधिया को लगता था कि दिग्विजय सरकार चला रहे हैं। एक प्रोग्राम में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि अगर सिंधिया की बातें मान ली जाती तो सरकार नहीं गिरती। लेकिन यह मैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वो पोस्ट बता रहा हूं जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद ये कहा गया कि इस तरह की बातों का अब कोई औचित्य नहीं निकलता है। कमलनाथ ने इस पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उन चर्चाओं को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है और बताया है कि कैसे जो बयानबाजियां हैं वो अब औचित्य में नहीं नजर आती है। ये कमलनाथ ने पोस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब इस मसले को लेकर जमकर सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश तक में अब ये सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कला जो है वो अब खुलकर सड़क पर सामने आ चुकी है। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आपको परिचय करा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत, साथ ही साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं विवेक पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रंजना बघेल मेरे साथ जुड़ी हुई है, पुनीत विजयवर्गीय मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रत्युष दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रजेश जी आपका रुख करूं, लेकिन इससे पहले एक क्विक रिएक्शन। दरअसल कमलनाथ का बंगला हो या फिर दिग्विजय सिंह का बंगला हो, सभी पर हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच तनातनी और सियासी वार पलटवार के बीच मंत्री तुलसीराम सिलावट का बड़ा बयान सामने आया है। ये खुद मान रखे हैं कि इनसे चूक हुई है। सिंधिया जी तब भी सही थे और आज भी सही हैं, ये तुलसीराम सिलावट ने कहा है। सिंधिया का सरकार बनाने में बड़ा योगदान था, ये भी तुलसीराम सिलावट ने कहा है। तो क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। सोचता हूँ कि इस चैप्टर को तो बात ही नहीं करना चाहिए था, पुराना चैप्टर हो गया है। कल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की खींचतान का कोई औचित्य बसता नहीं है, पर ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई कि देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि उस समय उनका बड़ा योगदान था सरकार बनाने कांग्रेस की। और आज ये दोनों मान रहे हैं, इसके कहने से उसके कहने से, मतलब ये तो सामने आ गया जनता के सामने कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। तो सुना होगा आपने, कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। ब्रजेश जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, कहावत तो कुछ अब इसी तरह इशारा कर रही है कि एक तरफ कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा रखे हैं, दिग्विजय सिंह कमलनाथ को जिम्मेदार ठहरा रखे हैं। आखिर इन बयानों की इस दौर में, इस वक्त में क्या आवश्यकता थी? देखिए दीपेश, बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि 5 साल पहले सरकार गिरी है 2020 में और हम लोग 2025 में इसकी चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा भी इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि दो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आपस में जो एक दूसरे के खिलाफ जो बयान दे दिया है, उसके चलते इस चर्चा को हवा मिल गई है। हालांकि जो सरकार जिस वक्त गिरी थी, तब इसमें मैंने उस वक्त एक किताब लिखी थी, ये वो 17 दिन, जिसमें एक एक दिन की कहानी है कि सरकार गिरी तो कैसे गिरी, उस वक्त को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। तो बहुत सारी घटनाएं थी जिसके चलते सरकार गिरी, मगर अब जिस तरीके से दोनों नेता आपस में एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, जो बात कह रखे हैं, जो ये दर्शा रखे हैं, जो बता रखे हैं, सिर्फ मजाक में मनमुटाव में 15 साल के बाद मिली हुई सरकार को गिरा दिया और एक दूसरे पर आरोप लगा रखेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी के ही अंदर अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई हमारी मेहनत का क्या हुआ।
दिलचस्प बात यही थी कि जो तीन बड़े नेता थे, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सिंधिया, जो तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, फिर तीनों जब सामने आए थे तो तीनों के बीच जो सत्ता का बंटवारा जो था वो पार्टी आलाकमान अच्छे से नहीं कर पाया। तो हर किसी को लग रहा था कि वो उसके पास ज़्यादा सत्ता गई है, इसके पास ज़्यादा सत्ता गई, और ये कुल मिला के सत्ता की लड़ाई तो थी, एक व्यक्तित्व की लड़ाई थी, पर्सनालिटी क्लैशेस भी था, और ऊपर से उसमें उसके पर्दे के पीछे यही था कि सत्ता में अपनी हिस्सेदारी, जिसका जितना हिस्सा उसकी इतनी हिस्सेदारी, वो उस सबको लेके बड़े झगड़े थे। और ये छोटे छोटे मतभेद थे जो जाके इतने बड़े हो गए कि इन मतभेदों का फायदा बीजेपी ने उठाया, और बीजेपी की तरफ से यही तो वजह है कि बीजेपी आज बेहद खुश है। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती ऑपरेशन लोटस का ये लोग जिक्र करते थे, ये तो अपनी ही सरकार खुद नहीं संभाल पाए, दोष हम पर मर रहे हैं। बिल्कुल यही हुआ कि जो तीन बड़े नेताओं से दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कह दिया कि वो एक जिस उद्योगपति के घर पे बैठक हुई थी, बहुत सारी बैठकें ऐसी होती नहीं थी, क्योंकि सबको मालूम था कि जो दो बड़े नेताओं के बीच क्लैशेस हो रहे थे, सिंधिया वर्सेस कमलनाथ, उनको रोकना बहुत जरूरी था, और उनको रोकने के लिए कई दफा कोशिश हुई, जिसमें एक कोशिश का जिक्र दिग्विजय सिंह ने किया है। वो भी किया, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा। मैं अब जरा रुक कर लेता हूं। मेरे सहयोगी दिग्विजय सिंह के घर के बाहर भी मौजूद गए, कमलनाथ के घर के बाहर भी मौजूद गए, इंदौर में मेरे सहयोगी पुनीत गए, और दिल्ली में प्रत्युष मौजूद गए। सबसे पहले रंजना, जरा दिग्विजय सिंह के बाहर क्या हलचलें तेज हुई हैं? क्योंकि जिस तरह का बयान सामने आया है और आरोप अब कहीं ना कहीं कमलनाथ पर लग रहे हैं कि ये मैनेज नहीं कर पाए, जो विश लिस्ट हमने दी थी जिस पर सिग्नेचर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किए थे, अगर वो पूरी हो गई होती तो शायद ये स्थिति नहीं होती, आज प्रदेश में सरकार होती। देखिए दीपेश, जिस तरीके से बयान सामने आया है उसके बाद आपने सबसे पहले कहा कि घर के बाहर, बंगले के बाहर किस तरीके की हलचल है, तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हलचल यहाँ पर नहीं है, जैसे सन्नाटा था पहले वैसे आज भी है, लेकिन यहाँ पर सवाल वही खड़े हो रहे हैं कि देखिए 5 साल का लंबा वक्त बीत चुका है, और अब जबकि ये बात निकल कर सामने आ रही है, जो दिग्विजय सिंह ने खुद ये कह दिया है कि उन्होंने खूब कोशिश की थी लेकिन बचा नहीं पाए, कुछ ऐसे क्लैशेस थे। तो इसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, वो सरकार बचाने में या मनमुटाव खत्म करने में असफल रहे। तो ऐसे में इस वक्त जबकि अब ये बात खत्म हो चुकी थी, इसका दोबारा जिक्र करना या फिर इस बात को सामने लेकर आना, कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। और ये दिग्विजय सिंह खुद ये साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की थी, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह ही सरकार चला रहे थे, दिग्विजय सिंह ही पूरी तरह से सरकार को हैंडल कर रहे थे, रिमोट से चल रही थी, इस तरह की बातें सामने आती थी। तो अब इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर जरूर लग रही है, और विपक्ष को अगर कहा जाए कि विपक्ष में अभी जो कांग्रेस पार्टी है बीजेपी को बैठे बैठा एक ऐसा मौका दे रही है जिसका अभी फिलहाल कोई औचित्य नहीं था, जब कांग्रेस पार्टी अभी एक नए विजन के साथ आगे बढ़ रही है, 2028 के चुनावों पर उसका फोकस है। और ऐसे में अब दीपेश इस बात का जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की छवि को डेंट तो यहाँ पे लग ही रहा है, और बिल्कुल कांग्रेस की छवि को डेंट लग रहा है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ रहा है, क्योंकि वो कार्यकर्ता जिन्होंने अथक प्रयास किया, जी तोड़ मेहनत की, पसीना बहाया कि प्रदेश में उनकी सरकार आ जाए, सरकार आई भी, 17 महीने रही, लेकिन 3 नेताओं के आपसी मनमुटाव की वजह से सरकार इस तरह से हाथ से चली गई, ये सवाल खड़े होते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, विवेक पांडे का रुख करता हूं जो कमलनाथ के घर के बाहर मौजूद हैं। विवेक, अगर कमलनाथ के घर के बाहर के हलचल का जिक्र करें तो क्या कुछ नजर आती है? क्योंकि आरोप सीधे कमलनाथ पर लग रहे हैं कि उन्होंने ठीक से मैनेजमेंट नहीं किया, यही कारण है कि सरकार हाथ से चली गई। विवेक, देखिए दीपेश, कमलनाथ फिलहाल मध्य प्रदेश में है नहीं और उनके बंगले के बाहर कोई हलचल नहीं है, और जब भी वो भोपाल या फिर छिंदवाड़ा रहते हैं तभी उनके बंगले पे हलचल रहती है और वहाँ पे मिलने वाले लोग पहुँचते हैं। लेकिन अब 2020 का जिक्र हो रहा है, उस वक्त सरकार गिरी थी, तो ऐसे में जो सबसे एक अहम बात है कि कमलनाथ पावर सेंटर में थे और सिंधिया को ये लगता था कि वो उनके पास भी वही पावर है, लेकिन इस बीच में पावर सेंटर का काम करते थे दिग्विजय सिंह। कमलनाथ और सिंधिया के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह के पास थी, दोनों के बीच में चर्चा भी हुई और ग्वालियर चंबल में जो भी सिंधिया चाह रहे थे उसके लिए बाकायदा डॉक्यूमेंट में साइन किया गया। उसके बाद जब बात नहीं मानी गई तब जाकर ये बात बिगड़ी और सिंधिया बीजेपी के संपर्क में आए। एक जो सबसे बड़ी बात है कि 2020 में हुआ ये था कि बाकायदा ग्वालियर में कार्यक्रम था, ग्वालियर चंबल में, उसके बाद कैबिनेट की बैठक थी, कैबिनेट की बैठक में तमाम सारे सिंधिया समर्थक मंत्री भी मौजूद थे और उसके बाद शाम को पता चलता कि फ्लाइट से दिल्ली की ओर मूव कर गए हैं। उसके बाद की जो बिल्कुल वो सियासी घटनाक्रम
विक्रम, हर किसी को याद है कि मध्य प्रदेश में कैसे अचानक से अब 17 दिनों के अंदर ये सब हुआ। ब्रजेश जी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी किताब को आधार भी बनाया गया कि ये देखिए उसमें पूरा एक एक वाकया, कई उन नेताओं को भी नहीं पता था जो उस दौरान फ्लाइट में बैठकर रवाना हो गए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन ब्रजेश जी से ही समझ लेता हूं। ब्रजेश जी, आखिर अगर कमलनाथ को ऐसा लग रहा था कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, हालांकि मंजे हुए खिलाड़ी गए, पुराने कांग्रेसी नेता रखे गए, उन्हें सब पता है कि मैनेजमेंट कैसे होता है, लेकिन उसके बाद में मैनेजमेंट नहीं कर पाना क्या एक उनकी बड़ी नाकामी रहा? दूसरा कि अगर ऐसा लग रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि दिग्विजय सिंह खुद सरकार चला रखे गए, तो फिर इस चीज को भी मैनेज होनी चाहिए थी, इस पर भी बात होनी चाहिए थी। दूर से बैठे लोगों को यही लग रहा था कि जो कमलनाथ है, मुख्यमंत्री हैं, वो सरकार चला रहे हैं, वो सरकार का चेहरा है, मगर पर्दे के पीछे जो काम कर रहे थे, जो मैनेजमेंट कर रहे थे, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिस तरीके से कैबिनेट रची गई और जिस तरीके से सारे फैसले लिए जा रहे थे, सबको लग रहा था कि पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह है और इसमें बहुत सारी सच्चाई भी है। नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये तो नहीं लगा था कि ये दोनों एक हो गए इसलिए मुझे अलग कर दिया। बिल्कुल, यही पर्सनालिटी क्लैश था जिसके बारे में जिसका जिक्र कमलनाथ ने अपने ट्वीट में किया। जब सरकार गिरी और फिर हम कुछ 2-3 लोगों को कमलनाथ से मिलने का मौका मिला बहुत अच्छी तरीके से, तब भी उन्होंने इशारों में यही कहा कि मैं तो सरकार के सामने तरफ फ्रंट पे था, सरकार चला रहा था, मगर सरकार के पीछे बैकडोर का जो सारा काम था, विधायकों को संभालना, मंत्रियों को संभालना, उनके असंतोष को देखना, तो वो सारी चीज़ें दिग्विजय सिंह के जिम्मे थी। और आपने देखा होगा इस घटना में किताब में एक जिक्र है कि किस तरीके से जब सारे विधायकों को बेंगलोर ले जाया गया तो वहाँ पे दिग्विजय सिंह खुद वहाँ पहुँचे, खुद वहाँ उन्होंने उस रिसोर्ट के बाहर धरना दिया, खुद उन्होंने वहाँ गिरफ्तारी दी, तो आखिर में सब कुछ दिग्विजय सिंह के ऊपर आ गया था। और जब बीजेपी के विधायक जो अंदर थे या कांग्रेस के विधायक जो अंदर थे, उन्होंने चूंकि कर्नाटक में उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने जो बैरिकेडिंग थी इतनी दूर करवा दी थी, क्योंकि सबको मालूम था कि ये सारे विधायक एक बार यदि दिग्विजय सिंह के सामने आएंगे तो दिग्विजय सिंह के हो जाएंगे। इसलिए दिग्विजय सिंह ने जी तोड़ की कोशिश की सरकार बचाने के लिए, मगर सरकार जिस तरीके से गिरी तो कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ कहीं ना कहीं यही मानते हैं कि गिरने की वजह दिग्विजय सिंह थे और वो दबे छुपे रूप में इस बात की इशारा भी करते। बिल्कुल, और यही कारण है कि अब ये कला जो है वो खुलकर सामने आ रही है। अब लेकिन मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि ये दोनों वो नेता जो अब कहीं ना कहीं अब मुख्य धारा की राजनीति से थोड़े से इतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो युवाओं की पार्टी होती हुई दिखाई दे रही है। तब फिर इस बीच 2025 में इस तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आना सवाल खड़े करता है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार प्रत्युष का रुख कर लेता हूं। दिल्ली में प्रत्युष मौजूद है। प्रत्युष, अगर इन दोनों बयानबाजियों का जिक्र करें और मध्य प्रदेश में 2020 की सरकार गिराने को लेकर चर्चा अगर शुरू हो गई है, तो दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो क्या हलचल देखने को मिलती है? देखिए दीपेश, जैसे दिग्विजय सिंह का बयान आया है, हलचल तो दिल्ली में कल से है, क्योंकि यहाँ पे जो नवनियुक्त जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनकी यहाँ पे जो है ट्रेनिंग चल रही है और यहाँ पे काम दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दिग्विजय सिंह जो है वो वहाँ पे बयान देते हैं, लेकिन हलचल दिल्ली में इसलिए तेज होता है कि जो कांग्रेस है वो अपने जो संगठन है उसको विस्तार कर रही है, जो नए लोग हैं उसको ला रही है, और वहाँ पे जो पुराने नेता हैं वो 2020 का जो बात है उसको 25 में लेके उठते हैं, जिससे कांग्रेस में टेंशन बढ़ जाती है और फिर कांग्रेस जो नए लोगों को जो काम सौंप रही है इसमें बाधा आ रहा है। कांग्रेस जो AICC के जो प्रमुख हैं, जो राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कल जो ट्रेनिंग दिया गया इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप जाइए अपने जिला में और जितने भी जो पंचायत है उसमें एक टीम बनाइए और जो वोटर लिस्ट है उसका आप पुनरीक्षण कीजिए, मतलब फिर से जांच कीजिए वोटर लिस्ट का। और क्योंकि रतलाम में जो है 31 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है वोट चोर गद्दी छोड़, और इसको लेकर जो मध्य प्रदेश कांग्रेस है वो आगे बढ़ रही है। जो नए जो यही कारण है कि टाइमिंग भी अब जो है वो एक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस टाइमिंग पर भी मैं ब्रजेश जी से कमेंट लूंगा। विश लिस्ट का पालन नहीं हुआ, ये दिग्विजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, दो सवाल खड़े होते हैं। एक तो इस बयानबाजी के पीछे की जो टाइमिंग है वो बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में एकाएक कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, कार्यकर्ता बहुत जोश में नजर आ रहे हैं और उनको अब लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी सरकार प्रदेश में बन रही है। अब अगर इस बयानबाजी के पीछे का अगर हम नैरेटिव देखें तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में ये चीज बैठने लगेगी कि भाई साहब, अगर हम तो जमीन पर मेहनत करेंगे, वहां 3 बड़े नेता फिर से सरकार चलाएंगे, फिर उनके आपस में मनमुटाव होगा और सरकार गिर जाएगी, हमारी मेहनत पानी में चली जाएगी। एक चीज ये कि ये जो नैरेटिव अब चेंज होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में, उसको लेकर के फिर जीतू पटवारी को मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरा ये कि अगर दिग्विजय सिंह खुले मंच पर आज ये कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार गिरने के पीछे की वजह क्या थी,
तो ये तो कांग्रेस आलाकमान को भी जानकारी पहले रही होगी या बताया गया होगा। तो फिर कमलनाथ के अब जो पीछे की वजह रखी गई या फिर कमलनाथ को जिस तरह से अब डाउन बताने की कोशिश रही होगी, तो वो भी एक सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से बैकडोर पॉलिटिक्स भी चल रही थी। देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस अब एक नए तरीके से नए संगठन और युवा पीढ़ी, देखो कांग्रेस दरअसल बदलाव के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी है, पहले जो दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ये जो बड़े लोग थे, ये अब धीरे से साइडलाइन हो रहे हैं, कुछ रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। मगर अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसके सामने यही दिक्कत यही थी जो आपने कहा कि मेहनत हम करते हैं और फल वो लोग खाते हैं। तो मगर अब एक नए युवा आदमी को जिम्मेदारी दी गई है, जीतू पटवारी को, वो मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं कि राहुल गांधी की इन दोनों पे लोगों पे चलती नहीं थी। राहुल गांधी का यदि बस चलता तो हो सकता सिंधिया वहाँ पे मुख्यमंत्री बनते, मगर राहुल गांधी की बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, उस दरमियान नहीं चल रही थी। मगर अब जब जीतू पटवारी और राहुल गांधी दोनों मिलकर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे छोटे छोटे 5 साल पुराने विवाद कांग्रेस के प्रति एक उनको ऐसा नैरेटिव तय करते हैं जो कांग्रेस के भलाई के लिए नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करते हैं, वो डिमोरलाइज होते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से पर्दे के पीछे एक पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये सब जानते थे कि सिंधिया और कमलनाथ के बीच में बहुत तनातनी चल रही है और इसको कैसे दूर किया जाए, अदरवाइज ये सरकार को हार्म करेगी, सरकार के लिए नुकसानदेह है। मैं आपको बता दूं, हमारे ऑफिस के पास में गोविंद राजपूत रहते हैं, उनके बंगले पे भी एक दफ़ा ऐसे ही मीटिंग हुई। उन्होंने सारे मंत्रियों को बुलाया, मुख्यमंत्री सिंधिया को भी बुलाया और उन्होंने ये कह के बुलाया था कि यहाँ पे एक थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री आएंगे, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और सिंधिया दोनों एक कमरे में बैठ के अपने मतभेद भुलाएंगे या अपने मतभेद दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे कई स्तर पर बात चल रही थी, मगर इस मीटिंग में भी कमलनाथ नहीं आए, वो किसी और प्रोग्राम में चले गए। तो जो सरकार चलाने वाले लोग थे या सरकार में शामिल लोग थे, वो समझते थे कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच जो तनातनी चल रही है वो कभी ना कभी सरकार को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि कमलनाथ ने सिंधिया जी के बहुत सारे काम पूरे भी किए हैं, चाहे उनके ग्वालियर के बहुत सारे काम हो, जमीनों के काम हो, किले का काम हो, स्कूल का काम, वो सब उन्हें करने की पूरी कोशिश भी की और तब जाके लगा था कमलनाथ को कि अब ये शायद मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मगर चूंकि एक बार वो फूट जब पड़ गई थी, और खासकर वो वाला डायलॉग जो कमलनाथ ने कहा था कि जब उनसे पूछा गया था, सोनिया जी की मीटिंग से वो बाहर निकल रहे थे 10 जनपद से, तो उनसे पूछा गया था कि सिंधिया जी ने कहा है कि वो अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर जाएंगे। तो तुरंत जवाब दिया था कमलनाथ ने कि हाँ तो उतर ही जाए सड़कों पे। तो ये बयान ऐसा ताबूत में कील जैसा साबित हुआ कि उसके बाद फिर सिंधिया जी को लगा कि इस पार्टी में ना उनकी सुनी जा रही है, ना उनकी इज्जत हो रही है। इसी बात को लेकर फिर वो सड़क पे वाकई उतर गए और पीछे पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज चली रही थी। बीजेपी के लोगों की नजर थी, नरोत्तम मिश्रा से लेकर अमित शाह तक सब चाहते थे कि यहाँ सरकार लंबी न चल पाए। तो उस दौर में सबसे बड़े हीरो के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ही सामने आए थे। बिल्कुल, और एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। नरोत्तम मिश्रा ने, देखिए 2 प्लान थे, तो पहला प्लान नरोत्तम मिश्रा ने एग्जीक्यूट किया था और जो किताब है इसका पहला वही है कि पहला ट्वीट दिग्विजय सिंह ने किया था। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा था कि सपा और बसपा के विधायक क्यों दिल्ली ले जाए गए हैं। तो उससे जो पहला प्लान था वो नरोत्तम मिश्रा जी के ने शुरू किया था, मगर वो बाद में फेल हो गया था। फिर दूसरा प्लान जो था ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला, हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला, वो ऊपर से तय हुआ था और उसके लिए अमित शाह और बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, फिर वो सारे लोग लगे थे और पूरी पार्टी ने एकजुट होकर बहुत साइलेंटली इस काम को अंजाम दिया और बाकी तो सब इतिहास है। लेकिन फिर भी अब अगर इन दोनों की लड़ाई को देखे, अगर इन दोनों के बयानबाजियों को देखें और अब जो खुलकर चीजें निकलकर सामने आ रही है पर्दे के पीछे की, अगर उसे देखें तो क्लीन चिट जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मिलती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी मिलती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि तुलसीराम सिलावट अब ये कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त भी सही थे, इस वक्त भी सही हैं। उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लेते एक बार। सोचता हूँ कि इस चैप्टर को तो बात ही नहीं करना चाहिए, इतना पुराना चैप्टर हो गया है। कल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की खींचतान का कोई औचित्य बसता नहीं है, पर ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई कि देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि उस समय उनका बड़ा योगदान था सरकार बनाने कांग्रेस की, और आज ये दोनों मान रहे हैं, इसके कहने से उसके कहने से, मतलब ये तो सामने आ गया जनता के सामने कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। तो जो तुलसीराम सिलावट कह रहे हैं कि ये तो स्पष्ट हो चुका है कि गलती इनकी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इसको कैसे देखा जाए?
बिल्कुल यही वजह है कि बीजेपी तो हमेशा फायदे में रही और अब फिर फायदे में है। उस वक्त के जो पूर्व मुख्यमंत्री थी शिवराज सिंह चौहान वही बोलते थे कि इस पार्टी में इतनी फूट है कांग्रेस में कि हर कोई हमें पास आ रहा है कि 4 विधायक उसके पास हैं, 5 विधायक उसके पास है। तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि कैसे इन सबको मैनेज करें और सरकार एक न एक दिन गिरेगी। तो बीच ऐसा नहीं है कि ये जो असंतोष था पार्टी के मालूम नहीं था, पार्टी के सभी नेताओं को मालूम था कि विधायकों में बहुत असंतोष है और इस असंतोष को दबाने के लिए काफ़ी कोशिशें भी हुई। विधायकों भी, मंत्रियों को 5-5, 10-10 विधायक दिए गए कि इन विधायकों की आप बात सुनिए, इनको जो भी मांगते हो, पैसा, अधिकार, जो भी मांगते हो सब दिया जाए। तो ऐसा कुछ मैनेज करने की कोशिश भी की गई थी, मगर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर बीजेपी ने पूरे प्लान को साइलेंटली एक्सिक्यूट किया वो अपने आप में कमाल की चीज़ है। क्योंकि ऐसे प्लान बाद में दूसरे राज्यों में भी किए गए मगर वहाँ सक्सेस नहीं हो पाए। बिल्कुल है ना। मगर उसके बाद तो राजस्थान में भी चर्चा बहुत ज्यादा तेज होने लगी थी। ये कहने लगे थे कि गहलोत हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि कहीं पीछे से 5 विधायक ना निकल जाए। गहलोत अकेले रह गए थे, पायलट चले गए थे, पायलट की फिर वापसी हुई थी। तो वहां पे दरअसल इस प्लान को मध्य प्रदेश में जो प्लान हुआ बीजेपी के सारे नेताओं ने सपोर्ट किया, मगर जो राजस्थान में जो प्लान हुआ था कांग्रेस को बंटवारे का, उसको सबसे पहला विरोध वहां की वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया। और यही कारण है कि वहां इस तरह से कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। मैं लौटूंगा आपके पास। पुनीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पुनीत, तुलसीराम सिलावट का ये बयान स्पष्ट करता है कि कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्लीन चिट जो है वो बीजेपी भी दे रखेगी और कांग्रेस पार्टी का ये बयान भी दे रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के इन बयानों के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनकी कोई रिएक्शन निकलकर सामने आ रही है? वो क्या सोच रहे हैं इस बयानबाजी पर? अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका स्पष्ट मानना है कि 5 साल बाद अब इस बात को उठाना कोई मतलब नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व के साथ में नए जिलाध्यक्ष बने हैं, ज़्यादातर यूथ है, तो कांग्रेस पार्टी में बदलाव का ये समय है। ऐसे में कहीं न कहीं कार्यकर्ता हतोत्साहित होंगे। जो सीनियर लीडर्स हैं उन्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। वहीं इंदौर में आज तुलसीराम सिलावट ने भी इस बात को लेकर यही कहा है कि अब इस मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुलसीराम सिलावट खुद उन विधायकों में शामिल थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और मंत्री भी बने वापस। सिंधिया गुट के हैं, सिंधिया गुट जी के काफ़ी खास माने भी जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया है कि उस टाइम भी सिंधिया जी की कोई गलती नहीं थी और वो अभी भी सही है। जो फूट थी वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में थी और ये जग जाहिर तब भी हो गया था और अब भी होता है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के बयानबाजी से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है हतोत्साहित ही होंगे, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ बिल्कुल। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हतोत्साहित होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका मनोबल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं फिर उसी सवाल से आ रहा हूं कि ये 20 की लड़ाई 25 में फिर क्यों याद आई और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? कि इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है ना। इतिहास कभी मरता नहीं है, कागज कभी मरते नहीं, घटनाएं कभी मरती नहीं है। तो ये जो बातें हैं दरअसल अभी भी कांग्रेस के लिए सबसे बुरा यदि कोई सपना है मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, तो यही है कि उनकी 15 साल बाद आई सरकार सिर्फ 15 महीने भी नहीं चल पाई। तो ये बहुत बुरा सपना है, ये उनको बार बार कोंचता रहता है। इसलिए जब भी कोई इसको छेड़ता है तो सब लोग फुट पड़ते हैं। और यही हुआ कि छोटे से इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने वो बड़ी बड़ी बातें कह दी और उसका जवाब फिर कमलनाथ ने जिस तरीके से दिया है तो उससे लग रहा है कि अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि दोनों नेताओं के बीच कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ। जब चुनाव के पहले हम लोगों ने एक रविंद्र भवन में कांग्रेस का घोषणा पत्र रिलीज होने वाला था, उस दरमियान भी दोनों नेताओं के बीच आपसी कलह सामने आ गई थी। एक बयान कमलनाथ का आया था कि कपड़े फाड़ने आए तो शिवपुरी के कार्यकर्ता उनके पास आए थे, तो उन्होंने कहा टिकट का बंटवारे को लेकर, उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो मेरे नहीं, दिग्विजय और जयवर्धन के फाड़ो। तो ये बात जब चूंकि एक छोटा सा वीडियो बाहर आ गया था, ये बात जब दिग्विजय सिंह को पता लगी तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो जो कमलनाथ वाला जो प्रोग्राम था घोषणा पत्र वाला, उसमें सिंधिया जैसे कमलनाथ आए तो उन्होंने आते से पूछा क्या दिग्विजय आ गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस बयान से बहुत नाराज हो गए थे। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने मंच पे खड़े हुए तो हम पत्रकारों ने सवाल किया कि आपने तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फड़वा रहे थे, तो उन्होंने फिर पूरे बयान का हवाला दिया। मगर फिर वहाँ दिग्विजय सिंह बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, आप सब जानते हैं कि जो फॉर्म होता है नामांकन का, उसमें ए और बी फॉर्म पे दस्तखत किसके होते हैं? पार्टी अध्यक्ष के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए, मेरे या बड़े भैया के? तो वो कन्फ्रंटेशन उस वक्त भी सामने आ गया था और ये बयान भी दोनों नेताओं के बीच दूरी पैदा करने के लिए लेकिन अगर हम दिग्विजय सिंह की तरफ से देखें तो 2020 में सरकार गिरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कमलनाथ की हो गई, कमलनाथ की तरफ से देखें तो दिग्विजय सिंह की हो गई। वो 17 दिन में कौन से किस्से हैं और वो क्या बताते हैं कि सरकार गिरने के पीछे की वजह क्या थी?
इस 17 दिन में किस्से ही किस्से हैं। इस 17 दिन में ये तो किस्से हैं कि सरकार कैसे गिराई जा रही थी, दिल्ली में क्या हो रहा था, बेंगलोर में क्या हो रहा था, और भोपाल में क्या हो रहा था, कहाँ कहाँ क्या क्या जमावट हो रही थी। वो लोग जिनको बेंगलोर ले जाया गया था वो गए कैसे, वहाँ उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था, कैसे उनको बंद करके रखा गया था, कैसे उनको शिफ्टिंग किया जा रहा था। तो ये सारे ढेर सारे, ये बहुत सारे किस्से हैं और एक एक दिन की कहानी है। वो 17 दिन में सरकार गिर गई है और बहुत सारे छोटे बड़े किस्से। और कुछ लोग मुझे ट्वीट कर रहे हैं कि आपने उस उद्योगपति का नाम नहीं लिखा जिस उद्योगपति का। मैं यही चाहा, मैं अभी जस्ट आपसे यही पूछने भी वाला था कि दिग्विजय सिंह तो छुपा गए, क्या आप बताना चाहेंगे कि आखिर वो कौन शख्स हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए? नहीं देखिए, वो नाम मुझे मालूम है, मगर वो बहुत बड़ी शख्सियत है, एक अखबार समूह की मालकिन है। तो उनके घर पे ये पार्टी हुई थी। हालांकि उस वक्त जब मैंने किताब लिखी थी मार्च में, 20 मार्च को सरकार गिर गई थी और ये मेरी किताब 3 महीनों की मेहनत के बाद जून में के आखिरी दिनों में आ गई थी। और उस समय कोरोना लग गया था। तो दिक्कत क्या होती थी, लोगों से 1 to 1 मिल नहीं पाते थे, फ़ोन पे ही बात करना पड़ता था। तो बहुत लोगों के किस्से तो मेरे पास थे पर मैं लिख नहीं पाया। तो ये किस्सा ही मेरे पास था, मगर उस वक्त किसी ने पुष्टि नहीं की थी। मगर हाँ, पर्दे के पीछे की पूरी कहानी मुझे मालूम है कि वहाँ क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। और जैसे एक विश लिस्ट की बात की है दिग्विजय सिंह ने कि एक विश लिस्ट हमारी हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की विश लिस्ट थी। एक छोटी सी मीटिंग और हुई थी जो गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा और कमलनाथ जी की करवाई थी। तो एक मीटिंग ये भी हुई थी, उसमें कुछ थोड़ी सी विश लिस्ट बनी हुई थी। मगर कमलनाथ जी तो कमलनाथ जी हैं, उन्होंने वो विश लिस्ट भी पूरी नहीं की। तो उसके बाद फिर सरकार गिरने का क्रम जो चला तो चलता ही गया। बिल्कुल, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप किताब के पन्नों को खोलकर भी जरा उसमें कहीं कोई किस्सा हो और वो पढ़कर सुनाना चाहें या उसके बारे में कुछ बताना चाहें। इससे तरह मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि 20 वाला किस्सा 2025 में अगर एक बार फिर खुलकर सामने आ रहा है, इस पर कला खुलकर होती हुई दिखाई दे रही है, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, इसका असर अब आने वाले वक्त में क्या नजर आता है? देखिए, ये तो खैर कुछ दिनों की बातें हैं, खत्म हो जाएंगी, मगर निश्चित ही इस चीज से बीजेपी खत्म होने देगी? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सवाल तो ये खड़ा होता है कि भाई भले विपक्षी भूमिका में नहीं हो, लेकिन अगर विपक्षी राजनीतिक दल का कोई ऐसा मुद्दा हाथ आ जाए जो 2020 में सत्ता गिरने वाला हो और जिसको लेकर डेंट बहुत बड़ा बीजेपी पे लगा हो, तो फिर तो बीजेपी जाने नहीं देगी। बीजेपी के लिए लॉटरी खुल गई है। बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने, रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दोनों बड़े नेता लड़ते रहे और दोष बीजेपी को कह रहे हैं। विश्वास सारंग ने भी कहा, विश्वास सारंग का बयान आया कि गुट और गिरोहों में बटी हुई कांग्रेस थी और आपस में लड़ती रहती थी और पार्टी कार्यकर्ता भुगत रहे हैं और जो दोष है सरकार गिराने का उस पर लगाया जा रहा है, पार्टी पे लगाया जा रहा है। तो निश्चित ही ये सारी बातें तो बहुत सारी हैं और बीजेपी से खत्म नहीं करने की, मगर ये जो घटनाएं होती है ना, खासकर बड़े नेताओं की बयानबाजी जिससे इनको बचना चाहिए, वो एक कार्यकर्ता का मॉरल हर्ट करती है। उनको लगता है कि ये सब क्या है, एक पार्टी एक नए दौर में गुजर रही है। जीतू पटवारी से पूछिए आपकी वो कैसे बर्दाश्त कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये जो घटना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहां वो एक तरफ पार्टी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, वहीं अब इतने बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी को दो धड़े में बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें सिर्फ किस्से ही हैं या फिर कहीं कोई अब उस दौर की कोई दिलचस्प फोटो वोटो भी है? अब बहुत उस समय की फोटो भी हैं और कैसे कैसे क्या क्या होता रहा। और मैं चाहूंगा कि एक आध फोटो जरा दर्शकों को भी देखनी चाहिए। ये बेंगलोर के जो रिसोर्ट की फोटो है जी, बेंगलोर में जब सारे विधायकों को ले जाया गया था तो ये रिसोर्ट की फोटो था। हम लोग यहाँ खबर चलाते थे कि वहाँ पे बंटवारा हो गया, वहाँ मतभेद हो गया, वहाँ कुछ लोग निकलने वाले हैं। तो वो लोग हमको देखते थे टीवी पे और फिर रिएक्ट करते थे, उसके बाद पे ऐसी फ़ोटो भेजते थे। और अच्छा, एक बार इसमें क्या हुआ था कि वहाँ के जितने विधायक थे और सबको कोशिश की गई, यहाँ जो चूँकि सरकार कांग्रेस की थी, तो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं तब तक सभी के इस्तीफे नहीं मानूंगा जब तक वो यहाँ आ नहीं जाएंगे। तो उनको फिर एक बार यहाँ लाने की कवायद भी की गई। सारे लोग तैयार हुए और वहाँ से गाड़ी में बैठ के बेंगलोर एयरपोर्ट तक आ गए। बेंगलोर एयरपोर्ट तक आ गए और बेंगलोर एयरपोर्ट से आ गए और जैसे यहाँ के एयरपोर्ट के आने की खबर मिली, यहाँ भोपाल एयरपोर्ट को चारों तरफ से पुलिस को घेर लिया गया। तो ये बात जब वहाँ पता लगी कि यहाँ पुलिस आ गई है और सबको लगा कि बजाय हमको विधानसभा अध्यक्ष के पास परेड करने के सीधे मुख्यमंत्री हाउस भी ले जाया जा सकता है। तो सारे लोग फिर वहाँ से वापस हो गए। तो सारे लोग वापस फिर बेंगलोर रिसोर्ट में चले गए। तो फिर वो चीज़ें प्लान हो गई। मगर वो सारे लोग वहाँ जिस अंदाज में रहे थे, जिस मस्ती में रहे थे। और एक अच्छा किस्सा और है, एक बड़े मंत्री ने मुझे बताया था, उन मंत्री जी ने मुझे बताया कि हम लोगों के सामने बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल इस बात की कि वहाँ जब लोग हमसे पूछते थे, खासकर वेटर वगैरह, कि भाई साहब ये बताइए, अभी आप एक सरकार चल रही है, एक सरकार में मंत्री हैं, आप एक सरकार गिराने जा रहे हो, वो सरकार गिर जाएगी, आप मुख्यमंत्री तो बनोगे नहीं, बनोगे फिर मंत्री।
तो जब फिर मंत्री बनोगे तो इतनी कवायद क्यों कर रहे हो? तो यकीन मानिए उस मंत्री ने मुझसे कहा कि यार मेरे पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं होते थे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं कि वहाँ जब वो पहुंच गए थे तो उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, वहाँ बहुत उतार चढ़ाव होते रहे। अच्छा, इतना भी नहीं था कि जो 21 के 21 मंत्री बन जाएंगे या जो संख्या जितनी थी वो सब मंत्री बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं था। ऐसा ही था, मंत्री तो उन्हीं को बनना था। एक पहले ही डील हो गई थी। आपने देखा होगा कि जो पूर्व मंत्री थे जिसके पास परिवहन था उसको सरकार बनने के बाद परिवहन मिला, जिसके पास एजुकेशन था उसको सरकार बनने के बाद एजुकेशन मिला। यहाँ तक नहीं, डील यहाँ आगे भी हुई कि इन तमाम लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। उस डील में ये बात भी हुई जो बड़े लोगों के साथ सिंधिया ने की कि जो मुख्यमंत्री होगा, नई सरकार का मुख्यमंत्री होगा शिवराज सिंह चौहान ही होंगे और किसी का नाम नहीं आया, शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। तो जब क्योंकि शिवराज सिंह ये भी डील हो गई, ये भी कोई नया मंत्री नहीं, कोई नया मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कंफर्टेबल थे, शिवराज सिंह चौहान से बाकी मंत्री भी कंफर्टेबल थे कि वो एक सहज सरल व्यक्ति। अच्छा, जब ये चूंकि दिल्ली में ही ये सब हो रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सबसे मिल रहे थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के आलाकमान को ये नहीं पता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से मुलाकात कर रखेंगे, यहाँ मिल रहे हैं, वहां मिल रखेंगे, ये सब हो रहा है? ये जो जब मुलाकातें होती हैं ना, जो पर्दे के पीछे की कहानियां होती हैं, जो ये रणनीतियां बनती रहती हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने लोग मध्य प्रदेश के बहुत सारे विधायक इन्वॉल्व थे उस पूरे ऑपरेशन में, वो सारे विधायक, चाहे अरविंद भदौरिया हो, चाहे विश्वास सारंग हो, कुछ और विधायक थे जिनको हम लोग जानते हैं, उनके पास टच पैड वाले फ़ोन थे। वो एक टच पैड वाले फ़ोन से काम करते थे और जैसे उस फ़ोन पे फ़ोन आता था तो हम लोगों से दूर जाके बात करते थे, क्योंकि उनको तब स्मार्टफोन नहीं रखे होते। स्मार्टफोन की रिकॉर्डिंग हो जाती है मगर टच फोन की रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो ये जो सारा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे, उनको सारे नए नंबर दिए गए थे और जिस तरीके से ये सब उड़ गए थे वो गजब रहस्य था कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। और होली के दिन हम लोगों को पहली बार काम करना पड़ा। होली के दिन वो लोग बेंगलोर पहुंच गए और एक मंत्री जी ने बताया कि हम जब वहां पहुंचे तो हमने कहा भाई टीवी लगाओ देखो क्या खबर है, तो देखा किसी के पास कोई खबर ही नहीं थी। बिल्कुल, मेरे पास हालांकि 11 बजे खबर आई थी कि सारे लोग उड़ गए हैं, अब तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो होली के दिन हम लोगों ने अच्छे कपड़े पहन के लाइव किया था। आपकी और हमारी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं की बहुत ज्यादा उड़ गई थी उस दौर में नींद, और वो आज भी उड़ी हुई नजर आ रही है क्योंकि ये बयानबाजियां सामने आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जब हम बात विश्वास सारंग की कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, तो फिर प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी है। विश्वास सारंग क्या कुछ कह रहे हैं इन दोनों के रिएक्शन पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है गुट और गिरोहों में बटी हुई कांग्रेस में अब स्थितियां और बद से बदतर हो गई। पहले भी उस समय के तात्कालिक मंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी ये इल्जाम लगाया था, पर आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है उसके बाद निश्चित रूप से जनता ये चाहती है कि वो खुलासा करे कि क्या उनकी सरकार कोई और चलाता। यही तो उस सरकार का तमाशा था। जनता यही तो पूछना चाहती थी कि सरकार एक्चुअल मुख्यमंत्री चला रहा है कि पर्दे के पीछे कोई दूसरा मुख्यमंत्री चला रहा है। और आज के जो नेता प्रतिपक्ष है और कल के उस समय के जो मंत्री थे उमंग सिंगार, उनने यही तो कहा था कि पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है और सारी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। जब आपने सिंधिया जी का सार्वजनिक अपमान किया, सिंधिया जी ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की मंडली को पूरी सड़कों पर ला दिया। तो प्रतिक्रियाएं बहुत अब महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार आरोप बीजेपी पर लगते रहे। बीजेपी उस दौर में भी यही कहती रही कि इनकी आपसी कलह और गुटबाजी की वजह से ये सरकार टिक नहीं पाएगी और वो गिर गई। लेकिन ब्रजेश जी, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि हम गुटबाजी अभी भी देख रहे हैं, दो गुटों के अलग अलग मत निकलकर सामने आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रखे हैं। इन्हीं के शिष्य या फिर ये कह लीजिए थोड़ा सा आम बोलचाल में इन्हीं के चेले अब अभी भी मध्य प्रदेश में अलग अलग गुटों की राजनीति कर रखे हैं, तो कलह तो अभी भी बनी रहेगी। ये कैसे खत्म हो पाएगी? अच्छा दिवेश, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हमेशा नेताओं की पार्टी रही है, कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही। बड़े बड़े नेता रहे लंबे समय से। अर्जुन सिंह थे, माधव सिंधिया थे और मोतीलाल वोरा थे, सुभाष यादव थे। माने कांग्रेस में हमेशा बड़े पावरफुल नेता रहे हैं और जिनके आसपास एक बड़े कार्यकर्ताओं की फौज चला करती थी। तो वैसे ही माने कभी वो पार्टी यूनाइट कभी नहीं दिखी। तो जब भी कोई पार्टी का नेता निकलता था तो उसका असर पड़ता था। तो ये तो हमेशा से ही होता रहा है। तो ये गुटबाजी अब जाके समझा जा रहा था
था कि जिस तरीके से सिंधिया अलग चले गए, कमलनाथ रिटायरमेंट के मूड में चले गए हैं, हालांकि विधायक हैं अभी, दिग्विजय सिंह थोड़े साइडलाइन हो गए हैं, उनके बेटे आगे बढ़ रहे हैं, तो अब समझा जा रहा है कि जीतू पटवारी को फ्री हैंड है और वो बिना गुटबाजी की सरकार अब सरकार मतलब संगठन चला लेंगे। मगर ऐसा बहुत मुश्किल, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही गुटबाजी है, तो गुटबाजी से तो सरकार है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो कहा कि अभी हम लोग तुलसीराम सिलावट, हाँ। तो तुलसीराम सिलावट का जो बयान सुन रहे थे, तो तुलसीराम जब कांग्रेस सरकार फंस गई बुरी तरह, तो बहुत सारी चीज़ें होती रही। तो कमलनाथ ने एक ऑफर दिया, ये गोविंद राजपूत और तुलसीराम सिलावट यदि वापस आ जाते हैं तो हम उनको उप मुख्यमंत्री बना देंगे। तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश भी की गई थी, क्योंकि उस समय 2 बड़े ताकतवर लोग थे। मगर देखिए, सरकार की कमजोरी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब यहाँ कमलनाथ ने अकेले मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। क्योंकि देखिए, 2 लोगों को आगे करके चुनाव लड़ा गया था 2018 का, सिंधिया और कमलनाथ। दिग्विजय सिंह काफ़ी पीछे थे, इन दोनों को आगे लाके चुनाव लड़ा, सरकार बनी, सब कुछ हुआ। मगर सरकार में जिस तरीके से सिंधिया को पीछे कर दिया गया था, वो बहुत मुश्किल था सिंधिया के लिए। और फिर अगले साल सिंधिया चुनाव हार गए थे, सिंधिया लोकसभा के चुनाव हार गए थे, तो उनके लिए और डिप्रेसिंग था वो। तो यदि उस वक्त 2 लोगों भी ये आरोप लगता रहा कि कमलनाथ ने भी इसको लेकर के हारवाने के लिए, यदि उस दरमियान कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे और सिंधिया को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता या पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाता, तो पार्टी मजबूत होती, सरकार मजबूत होती। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, अभी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में हैं, लेकिन इस वक्त मेरी जो सहयोगी खड़े हुए हैं, एक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। अब रंजना दिग्विजय सिंह के घर के बाहर खड़ी हुई है। रंजना, हलचल तो अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ये बयानबाजी आम कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगी, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा क्या? अगर दिग्विजय सिंह भोपाल आते हैं या कमलनाथ भोपाल आते हैं तो फिर हलचल और बढ़ती नजर आएगी? देखिए दीपेश, हलचल तो जाहिर सी बात है कि बढ़ चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं तक ये बयान नहीं पहुंचा है या ये बात नहीं पहुंची कि किस तरीके से अब सरकार गिराने को लेकर दिग्विजय सिंह ने जो अपनी बात है वो स्पष्ट कर दिया है। लेकिन दीपेश, यहाँ पर सवाल वही खड़े होते हैं कि अब तक इस बयान या सरकार गिराने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा किया जाता था, लेकिन अब जबकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया है, उसके बाद पूरी तरह से जो आरोप है या जिस पर पूरी तरह से दोष मढ़ दिया गया है वो है अभी सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। यानी ये कहा गया है कि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो शायद इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहे। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आया है। तो फिर विवेक पांडे का रुख कर लेते हैं, जो कमलनाथ के घर के बाहर मौजूद है। एक आरोप तो ये भी लगा कि कमलनाथ के बेटे अब भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, उसको लेकर भी छवि कहीं ना कहीं खराब होती नजर आई। छवि अब इस बयान ने और ज्यादा खराब कर दी। उसके बाद क्या अब जो कमलनाथ समर्थक हैं विवेक, उनका भी मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे जब नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों बीजेपी में जाने वाले थे, उस वक्त सज्जन सिंह वर्मा, कई और नेता थे, उन्होंने ये बात की पुष्टि की कि कमलनाथ बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जब उनकी राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी से जब मुलाकात हुई थी तो ये चर्चाएं थम गई, लेकिन छिंदवाड़ा में फिर उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद नकुलनाथ को वहां से बहुत बुरी हार मिली और बीजेपी ने वहां पे कब्जा कर लिया। उसके बाद से कमलनाथ बहुत मध्य प्रदेश से अलग चल रहे थे, हालांकि कई धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उसके बाद से नकुलनाथ पीसीसी दफ्तर में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बैठक नहीं आते थे, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस में जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, उसके बाद फिर एक बड़ा छिंदवाड़ा में कार्यक्रम रखा गया, वहां पे सबको हैरान कर दिया और कमलनाथ की नजदीकियां जो देखने को मिली है, वो अब इन तमाम कयासों को कहीं ना कहीं अब तोड़ती हुई नजर आ रही है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन ना पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, इंदौर में भी अब सियासी सरगर्मी तेज हो रही है? बिल्कुल, देखिए इंदौर में भी काफ़ी लोग इस पूरे बयान को लेकर यदि बीजेपी के नेताओं की बात कर रहे हैं तो वो तो मजे ही ले रहे हैं। इंदौर की भाषा में ऐसा ही कहा जाता है और खुलकर बोल रहे हैं कि देखो, इनकी जो लड़ाई है, इनके जो बीच की गुटबाजी है, वो एक बार फिर खुलकर सामने आई है। पहले इनकी गुटबाजी के चलते बीजेपी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार सिर्फ 17 महीने में गिर गई, और अब एक बार जब वापस से कांग्रेस पुनर्गठन कर रही है, नए लोग आ रहे हैं, नए जिला अध्यक्ष बने हैं, तो उनको कैसे डावाडोल किया जाए, उसके लिए भी ये दोनों बुजुर्ग नेता प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें तो देखिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आपस में करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये दर्शा रहा है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं और ज्यादा बुनाती हुई नजर आने वाली है। प्रत्युष का रुख कर लेता हूं। प्रत्युष, दिल्ली में भी हलचल तेज है, क्या बड़े नेताओं का रिएक्शन आना शुरू हुआ इस मसले को लेकर?
जी बिल्कुल दीपेश, यहाँ पे तो हलचल तेज है ही, साथ में जो कांग्रेस के लिए गुटबाजी जो सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर यहाँ पे जो नए जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उनको साफ तौर पे कहा गया है कि आप लोग जो है वो मिलजुल कर काम कीजिए। अब ये जो कांग्रेस है वो बदल रही है, आप लोगों को गुटबाजी नहीं करना है। और यही कारण है कि जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है वो सीधे के सीधे जो राहुल गांधी जो है उन्होंने किया है, वो देख रहे हैं इस चीज को, पूरे आलाकमान इस चीज को देख रहा है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है कि जो कांग्रेस है, जो नया जिला अध्यक्ष बने हैं, इन लोगों को कहा गया है कि आपके काम का जो है हम निगरानी भी करेंगे, अगर कोई गुटबाजी या फिर कोई इससे खबर आता है तो हम आपको निष्कासित भी कर देंगे। कांग्रेस जो है गुटबाजी से अब कहीं भी जो है वो नहीं चाह रही गुटबाजी हो फिर से एक बार। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या जो है वो गुटबाजी है। बिल्कुल, दिल्ली वो में गुटबाजी हलचल सबसे बड़ी समस्या जो है वो नजर आती है। ब्रजेश जी का एक लास्ट कमेंट लूंगा एक सवाल के साथ। सवाल ये है कि कहीं इसकी शुरुआत उस दिन से तो नहीं हो गई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कहा था कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास तो बहुत वक्त है, कमलनाथ को अगर अभी नहीं बनाया तो फिर शायद वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब उनके राजनीतिक के अवसान का अब वक्त जो है वो नजदीक है। क्या यही अब एक बड़ा कारण हो गया था कि इनकी अदावतें शुरू हो गई थी? और उसके बाद इस पूरे सिनेरियो पर एक एक्सपर्ट कमेंट। हाँ, निश्चित ही ये सारी बातें तो कही गई थी कि चूंकि दोनों लोगों ने एक साथ चुनाव लड़ा था, तो जैसे आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी ये एक फॉर्मूला था। हम लोग जो प्रत्येक पीछे खबर आई थी कि 2.5 साल का, बिल्कुल, और सब माने कांग्रेस के साथ जो 3 राज्यों में सरकारें बनी थी, तीनों जगह यही दिक्कत हुई। छत्तीसगढ़ में दिक्कत हुई, वहाँ 2 नेताओं को आगे करके चुनाव लड़ा था, टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल, वहाँ भी दोनों के बीच काफ़ी फ्रैक्शन थे, हर आदमी चाहता था मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में ये हुआ था, कमलनाथ और सिंधिया। राजस्थान में हुआ था पायलट और गहलोत। तो ये टकराव तो हर जगह चल रहा था, मगर पार्टी इसको ढंग से मैनेज कर नहीं पा रही थी। और पार्टी ने तीनों जगह वरिष्ठ और मजबूत आदमी को चेहरा दिया, मगर जिस आदमी को खाली बैठा दिया वो आदमी भी कहीं ना कहीं अपनी उम्मीद लगाया था कि मुझे भी मिलना चाहिए, अपना हक मिलना चाहिए। तो इस बात को कांग्रेस अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। आखिर में एक फोटो और दिखाना चाहूँगा, एक जो फोटो, जरा इसको फोकस करिए, ये जो फोटो है, इस फोटो में ये, हाँ, इस फोटो में जो दिखाया गया है वो ये है कि उम्मीद है, ये जो फोटो है इसमें दिखाया गया है कि उम्मीद है, जब कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने वहाँ पे, तो पोस्टर पीछे लगा हुआ था, कमलनाथ का फोटो था, लिखा था उम्मीद है, माने कमलनाथ से उम्मीद है। मगर जो साथ में इतने लोग खड़े हुए थे वो उसके चेहरों से लग रहा था कि सारी उम्मीदें टूट गई। सरकार बचाने की काफ़ी कोशिश की गई, मगर सरकार बच ना सकी क्योंकि इतने सारे अंतर्द्वंद थे। और बीजेपी जब एक बार रणनीति बनाती है तो इतनी बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करती है कि उसमें कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं रह जाती। मगर निश्चित ही सभी लोगों का पर्सनालिटी क्राइसिस था और सब लोग अपना अपना हक मांग रहे थे, जो कि किसी सरकार और सत्ता के लिए और किसी पार्टी के लिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद सत्ता में आए थे तो फिर सभी को साधना भी एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती हो गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए।